नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के हम बुक को सिक्स्थ क्लास की बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर लिया। आज हम चैप्टर नंबर 2, जिसमें कि महासागर और महाद्वीप इन दोनों की चर्चा है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज का ये जो चैप्टर है, इससे हम दो सवालों का जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले कि हमारे पृथ्वी के ऊपर महासागर और महाद्वीप इन दोनों का वितरण किस प्रकार है, और उसके बाद हम ये समझेंगे इस चैप्टर के माध्यम से कि ये दोनों यानी कि महासागर और महाद्वीप ये हमारे पृथ्वी पर जो जीवन है उसको किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो आज का जो सेशन है वो आपके अंडरस्टैंडिंग को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा, आपका अंडरस्टैंडिंग को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, जब आप अंतरिक्ष से अपने पृथ्वी को देखते हैं तो आपको जो पृथ्वी है वो बिल्कुल नीली नजर आती है। इसके पीछे का कारण ये है कि पृथ्वी का जो 3/4 भाग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत बड़ा भाग होता है। तो जो 3/4 भाग है वो आप देखेंगे जल से भरा हुआ है। तो इसी जल से भरे होने के कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से हमें नीली दिखाई देती है, और इसी वजह से हम पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो पृथ्वी है उसके ऊपर आपको दो तरीके की संरचनाएं देखने को मिलती है। एक तो महासागर है जो पृथ्वी का जलीय भाग है, ठीक बात है, और दूसरा है महाद्वीप जो कि पृथ्वी का स्थलीय भाग है। तो हम आज के सेशन में इसी महासागर और महाद्वीप की क्या क्या विशेषता है इसके बारे में समझेंगे। अगर हम पृथ्वी पर जल और भूमि इन दो इसके वितरण की बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी पर आपको जल और भूमि का वितरण बहुत असमान देखने को मिलता है। लास्ट चैप्टर में मैंने आपसे बात की थी कि पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया है। एक है उत्तरी गोलार्ध जो कि विषुवत रेखा से उत्तर में आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध जो कि आपको विषुवत रेखा से दक्षिण में देखने को मिलेगा। अगर आप उत्तरी गोलार्ध में गौर करेंगे तो जितने भी आपको विशाल भूखंड हैं, जितने भी बड़े बड़े महाद्वीप हैं, वो आपको इसी उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेंगे। तो चूंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो स्थल है उनका उनका वो मेजॉरिटी है, इस वजह से हम उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में आपको जल ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए हम दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं। तो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो महासागर और महाद्वीप है, इन्होंने हमारे पृथ्वी के जलवायु को नियंत्रित करने में और जो पृथ्वी पे जीवन है उस जीवन के अलग अलग पहलुओं को बहुत अंतर तक प्रभावित किया है। तो इस विशेषता की वजह से हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि महासागर और महाद्वीप ये क्या हैं, और ये किस तरीके से हमारे पृथ्वी के ऊपर हमारे जीवन के बहुत सारे पहलुओं को प्रभावित करते हैं। तो एक एक करके हम दोनों को समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं महासागर के बारे में कि महासागर क्या होते हैं। तो महासागर के बारे में अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी पर जो आपको बड़ी बड़ी जल की राशियां दिखती हैं उन्हीं को हम महासागर कहते हैं। बड़ी-बड़ी जल की राशियों को मुख्यतः 5 महासागरों में जो हमारे ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने डिवाइड किया है। सबसे बड़ा आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, फिर हिंद महासागर है, फिर दक्षिणी महासागर है, और फिर आर्कटिक महासागर है। आप इसको इस तस्वीर से देख सकते हैं। इस तस्वीर में आपको सबसे बड़ा ये पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, जिसको हम प्रशांत महासागर कहते हैं। उसके बाद आपको दो ये 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा, 3 नंबर पे आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, 4 नंबर पे आपको ये सदर्न ओशंस हैं जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे ओशन का ग्रुप शामिल है, तो ये 4 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। और 5वें नंबर पे आपको आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा जो कि सबसे छोटा महासागर है। तो ये 5 महासागर हमारे पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। इन 5 महासागरों का जो क्रम है वो जो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है उसी तरीके से आपको याद रखना है। सबसे ऊपर प्रशांत, सबसे बड़ा प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों, हमारे पृथ्वी के ऊपर ये जो 5 महासागर हैं, इनका हमारे पृथ्वी के जीवन में और हमारे पृथ्वी के जलवायु को नियंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान है। कैसे योगदान है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आप किसी भी क्षेत्र का जो इतिहास होता है वो उसके भूगोल से संबंधित होता है। और भूगोल में आपको आसपास की जल राशियों के बारे में, भूगोल में किस तरीके की जलवायु है उसके बारे में जानना होता है। और ये जो आसपास की जल राशियां हैं, जो जलवायु है, जिस तरीके का भूखंड है, ये सभी चीजें उस क्षेत्र के इतिहास को प्रभावित करती है। तो ये जो महासागर हैं, ये जो महाद्वीप हैं, इन्होंने हमारे पृथ्वी पर जो हमारा इतिहास रहा है, जो हमारी संस्कृति रही है, उन सबको बहुत अंदर तक प्रभावित किया है। तो मैं महासागर के महत्व की बात कर रहा था।
तो महासागर के महत्व में सबसे पहले आप देखेंगे कि महासागर हमारे समुद्री जीवन में एक विविधता लाते हैं और इस विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए दोस्तों। इस तस्वीर में आपको समुद्री जीवन की विविधता का अंदाजा लगेगा। इसमें आपको बहुत सारे वनस्पति देखने को मिलेंगे, बहुत सारे जंतु देखने को मिलेंगे। तो इस विविधता को बनाए रखने में महासागर जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके बाद ये जो महासागर है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो महासागर है वो हमारे पृथ्वी के फेफड़े हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हीं महासागरों में जो वनस्पतियां हैं उनसे 50% से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमारे वायुमंडल में आता है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे वायुमंडल में जो जीवनदायिनी गैस है उसके रूप में हम ऑक्सीजन को जानते हैं। तो हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसका 50% से ज्यादा का स्रोत जो है वो महासागर है। इसलिए हम इसको पृथ्वी के फेफड़े के तौर पे भी जानते हैं। इसके साथ साथ जो महासागर है दोस्तों, ये जलवायु को भी नियंत्रित करते हैं जल चक्र के माध्यम से। जल चक्र क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको जो विज्ञान की मेरी क्लासेस हैं 6th क्लास की उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से जो महासागर है, इस महासागर से आपको जल का वाष्पन देखने को मिलता है और ये वाष्पन के पश्चात जो जलवाष्प ऊपर जाता है तो फिर वो संघनित होता है और संघनित होकर आप देखेंगे बारिश करता है। इसकी वजह से जो जलवायु है वो नियंत्रित होता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे बारिश की वजह से थोड़ी सी ठंडक आती है तो लोगों का जीवन आसान हो जाता है। जहाँ पे आप देखेंगे सूखा पड़ता है वहाँ पे बारिश आती है तो वहाँ पे लोग जो कृषि की गतिविधियां हैं फिर उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो महासागर है वो जलवायु को भी नियंत्रित करने का काम करते हैं और इसकी वजह से जो पृथ्वी पर जीवन है वो संभव हो पाता है, क्योंकि बिना जलवायु के हम पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसके अलावा जो महासागर है दोस्तों, वो तटीय पारितंत्र को समृद्ध बनाते हैं। कहने का मतलब ये कि हर एक महासागर के तट पर जो भी क्षेत्र बसे हैं उन क्षेत्रों में जो जीवन है उसको प्रभावित करने का काम महासागर करता है। क्यों? क्योंकि महासागर से उस तटीय जो क्षेत्र है उसको बहुत सारे उत्पाद मिलते हैं। इन उत्पाद की वजह से आप देखेंगे वहां पे व्यापार बढ़ता है। व्यापार की वजह से जो तटीय क्षेत्र है वहां पे हमें समृद्धि आती हुई देखने को मिलती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पॉइंट को समझ पाते होंगे। और जब मैं आपको ये बता रहा था कि भूगोल हमारे इतिहास को प्रभावित करता है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी तटीय पारितंत्र को महासागर जब समृद्ध बनाएगा तो उसका असर वहाँ की संस्कृति पर भी पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे किसी भी क्षेत्र में जो हमारी संस्कृति होती है वो उस क्षेत्र के भूगोल पर निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पे जब मैंने आपको इतिहास में बताया था कि दक्षिण भारत में जो पूजा करने की पद्धति है वो अलग है, उत्तर भारत में जो पूजा करने की पद्धति है वो अलग है। दक्षिण भारत के देवताओं को जो हम प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं उसका वो अलग चीज होती है। उत्तर भारत में हम जिस देवता को जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो अलग चीज होती है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में जिन चीजों की बहुतायतता है उन चीजों को हम प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। ठीक बात है। जो चीज वहां पे बहुत कम मात्रा में मिलती है उनको प्रसाद के रूप में अक्सर नहीं चढ़ाया जाता। तो ये इस तरीके से मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे भूगोल है वो हमारे इतिहास को प्रभावित करते हैं और इतिहास में आपको संस्कृति भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो महासागर है, ये महासागर संपूर्ण विश्व में जो व्यापार होता है उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं से होके होता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापार होता है या फिर भारत या किसी और देश के बीच में जो व्यापार होता है तो दोनों देश एक दूसरे को सामान भेजते हैं। तो सामान भेजने का जो जरिया होता है, परिवहन का जो मार्ग होता है वो यही महासागर होता है। महासागर में बहुत बड़े बड़े जहाजों से ही सामान को भेजा जाता है। तो चूंकि ये जो महासागर हैं ये हमारे वैश्विक व्यापार का अधिकांश हिस्सा समेटे हुए हैं, इसलिए भी जो महासागर है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। अगर महासागर से व्यापार को बंद कर दिया जाए तो आप ये समझ लीजिए कि संपूर्ण वैश्विक व्यवस्था जो है, जो वैश्विक व्यापार है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा जाएगी। तो दोस्तों, जो महासागर हैं उनके महत्व को देखते हुए यूएन ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस घोषित कर दिया ताकि लोगों के मन में इस बात के लिए जागरूकता आए कि महासागर हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो जाहिर सी बात है हम महासागरों को जिस महत्व की जरूरत है वो महत्व दें। लेकिन हाल के दशकों में हमने क्या देखा है कि महासागरीय प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। महासागरीय प्रदूषण बढ़ गया है, इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला आप देखेंगे कि जो उद्योग और रासायनिक अपशिष्ट होते हैं, यानी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्री से अपशिष्ट के रूप में कई सारे रसायन निकलते हैं। तो इन रसायनों को क्या किया जाता है, जाके महासागरों में या समुद्रों में छोड़ दिया जाता है। इस वजह से महासागर में बहुत ज्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है। अब महासागर में जब प्रदूषण होता है तो महासागर में जो समुद्री पारितंत्र है, जो समुद्री जीवन है,
उस जीवन में आप व्यवधान होते हुए देखेंगे। जो बहुत सारे जीव हैं, वो बहुत इन रसायनों की वजह से मर जाते हैं। जो वहाँ पे जो भी जिस तरीके से भी रासायनिक प्रक्रियाएँ होती हैं जल के अंदर, वो प्रक्रियाएँ जो हैं वो बाधित होती हैं। तो इस तरीके से समुद्री जीवन पे बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा महासागरीय प्रदूषण का एक और बड़ा कारण ये है कि जो शहरों का गंदा पानी होता है, वो नदियों के माध्यम से आप देखेंगे समंदर में ले जाके मिला दिया जाता है। इस वजह से भी महासागर में प्रदूषण आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जहाज़ों से तेल रिसाव महासागरीय प्रदूषण का एक और बड़ा कारण है। आप अक्सर न्यूज़पेपर में ये देखते होंगे कि जो अक्सर कई बड़े-बड़े जहाज़ जो हैं, उनसे तेल का रिसाव हो जाता है और ये तेल रिसाव समंदर में बहुत बड़े स्तर पे फैल जाता है। इसकी वजह से जो समुद्र के अंदर में मछलियाँ होती हैं, उस तेल के जल की सतह पे जम जाने की वजह से उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और वो फिर घुट-घुट के मर जाती हैं। तो समुद्री जीवन पे बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ता है इन तेल रिसाव की वजह से। तो ये भी महासागरीय प्रदूषण का एक कारण है। इसके अलावा हम देखते हैं कि समुद्री तटों पर पर्यटन जो है वो एक बहुत प्रमुख उद्योग के रूप में हमें आजकल देखने को मिल रहा है। तो इस पर्यटन के कारण जब पर्यटक आते हैं तो वो आने के पश्चात जब वो वहाँ से जाते हैं तो बहुत सारा कचरा छोड़ जाते हैं। तो तटों पर जो कचरे की अधिकता है वो आपको अंततः समंदर में जाते हुए दिखती है। तो चूँकि ये जो कचरे हैं इनका ढंग अच्छे तरीके से निपटान नहीं हो पाता। ये जो कचरे हैं इनको अच्छे तरीके से हम प्रबंधन इसका नहीं कर पाते। इस वजह से ये जो कचरा है वो वापस से जाके महासागरों में मिल जाता है और फिर महासागर को प्रदूषित करता है। इसके एक और कारण के रूप में आप देखेंगे कि हमारे जो बड़े-बड़े देश हैं, जिन्होंने परमाणु के हथियारों की दौड़ दौड़ में अपने आप को शामिल कर लिया है, तो जो हथियार बनाने के बाद अपशिष्ट बनते हैं, जो खनिज के अपशिष्ट हैं, इन सारे अपशिष्टों को समुद्र में ले जाके छोड़ दिया जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि समुद्र सभी चीज़ों को अपने में समाहित कर लेता है। लेकिन इसका परिणाम जो है, वो हमें महासागरीय प्रदूषण के रूप में देखने को मिलता है और अंततः जो महासागरीय पारितंत्र है, उस पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा आप दोस्तों देखेंगे कि मछली पकड़ने के लिए जब मछुआरे समुद्र में जाते हैं या बड़े-बड़े जहाज़ों से जब मछली पकड़ने का काम किया जाता है, तो जो मछली पकड़ने के उपकरण होते हैं, उनको भी समुद्र में ही छोड़ दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप जाल को देख सकते हैं। जब इस जाल का काम खत्म हो जाता है या कोई जाल बहुत ज़्यादा काम का नहीं रह जाता, तो उसको समुद्र में ही छोड़ दिया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है। इस वजह से भी महासागरों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, महासागरों में जो प्रदूषण हो रहा है, उसके ये सारे कारण थे। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर कारण है, तो हमें समाधान भी ढूँढना पड़ेगा। जैसे अगर किसी उद्योग का रासायनिक अपशिष्ट हम महासागरों में ना ले जाके इस अपशिष्ट का उचित तरीके से हम प्रबंधन कर लें, तो हमें देखने को मिलेगा कि महासागरीय प्रदूषण में कमी आएगी। तो इन कारणों के मद्देनज़र जो भी कारण मैंने बताए, जैसे तेल रिसाव, तो हम इसको रोक सकते हैं। जो शहर का गंदा पानी हम नदियों के माध्यम से समुद्र में मिलाते हैं, तो हम इसको रोक के भी महासागरीय प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसके अलावा महासागरीय पारितंत्र को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन भी हैं। तो अगर हम इन कन्वेंशनों को ढंग से लागू करें, तो हम ये रिज़ल्ट देखेंगे कि महासागरीय प्रदूषण काफ़ी कम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको 5 कन्वेंशन के बारे में बताऊँगा जो महासागर से संबंधित है। सबसे पहला है यूएन क्लॉज़ यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज़ ऑफ सी। ये 1982 का कन्वेंशन है। इसमें समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए पहल की गई थी। इसके साथ-साथ मार्पोल कन्वेंशन है। मार्पोल कन्वेंशन जो है वो जहाज़ों से जिस तरीके से महासागरीय प्रदूषण होता है, उसको रोकने की बात करता है। फिर 1972 का लंदन कन्वेंशन है। इसमें ये बात कही गई है कि समुद्र में जो अपशिष्ट फेंका जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। फिर आपको बासेल कन्वेंशन देखने को मिलेगा। बासेल कन्वेंशन दोस्तों खतरनाक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन पर नियंत्रण लगाता है। मतलब एक देश से दूसरे देश में जो खतरनाक अपशिष्ट होते हैं, उनको ले जाके डंप किया जाता है। तो उनको चूँकि महासागर से होके ही इनको ले जाया जाता है और कई बार इन्हीं महासागरों में इन खतरनाक अपशिष्टों को छोड़ दिया जाता है। तो उसपे ये जो बासेल कन्वेंशन है, वो रोक लगाता है। इसके अलावा आपको एक कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता पर कन्वेंशन देखने को मिलेगा, जो कि समुद्री जैव विविधता के संरक्षण पर बल देता है। तो अगर इन अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों को हम ढंग से लागू करें, तो महासागर में जो होने वाले प्रदूषण है, महासागर की जो विविधता है, महासागर में जो समुद्री पारितंत्र हैं, हम उसकी रक्षा कर पाएँगे। तो इस तरीके से जो महासागरीय प्रदूषण है, उसके कारण और समाधान आपको दोनों ध्यान में रखने हैं। अब महासागर में मैंने आपको बताया कि महासागर का महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी-कभी हमें महासागर एक आपदा के रूप में भी देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे कि महासागरों में जो लो प्रेशर बन जाता है, किसी भी क्षेत्र में, जो निम्न दाब का क्षेत्र होता है, वहाँ पे आपको चक्रवात बनता हुआ दिखता है। अब ये किस तरीके से बनता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, ये मैं आपको आगे के चैप्टर्स में बताऊँगा। यहाँ पे बस आप इतना समझिए
कि महासागरों में कई बार चक्रवात बन के आते हैं और ये चक्रवात जो है वो बहुत तेज हवा के साथ आते हैं। तो इस चक्रवात से जान माल की भारी क्षति होती है। कहाँ पे? तटों पे। तो तटों पे जो भी राज्य हैं, जो भी देश हैं, उनको इन चक्रवातों से बहुत ज्यादा क्षति होती है। अब इसका सबसे ताजा उदाहरण आप देखेंगे, अभी 1 या 2 वीक पहले आपको एक चक्रवात बहुत ज्यादा चर्चा में था, जिसका नाम था दितवा। इस चक्रवात ने श्रीलंका और इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो ये एक महासागरीय आपदा के तौर पे हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा सुनामी भी महासागरीय एक आपदा है, जिसका मतलब ये होता है कि देखिए सुनामी क्या है। तो सबसे पहले सुनामी जो है वो एक विशाल समुद्री तरंगे हैं, और ये तरंगे तटीय पारितंत्रों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जो तटीय संरचनाएं हैं, जो तटीय देश हैं, उनको जलमग्न तक कर देती है। जापान में आपको देखने को मिलेगा सुनामी आया था 2014 या 2012 के आसपास। डेट आप एक बार चेक कर लेंगे। तो जापान में ये जो सुनामी आया था उसने पूरी जापानी अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। सुनामी के अगर हम उद्भव की बात करें दोस्तों, तो सुनामी के उद्भव के कई सारे कारण हैं। प्राकृतिक कारणों में तो हमें ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिलता है, हमें भूकंप देखने को मिलता है, लेकिन मानवीय कारणों से भी आपको सुनामी आती हुई दिखेगी, जिसमें परमाणु परीक्षण जो है वो सबसे प्रमुख कारण है। परमाणु परीक्षण अक्सर समुद्रों में किया जाता है, और इसी परमाणु परीक्षण की वजह से आपको सुनामी आती हुई दिखती है, जो कि पूरे तट को जलमग्न कर देती है। सबसे अच्छा सुनामी का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा 2004 की सुनामी, जिसने हिंद महासागर के 13 देशों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो दोस्तों, ये जो महासागरीय आपदाएं हैं या फिर जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, उन आपदाओं से निपटने के लिए हमारे देश में एक प्राधिकरण काम करता है, जिसे हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहते हैं। ये प्राधिकरण हमारे देश में आपदा से निपटने का काम करता है, और ये आपदा पूर्व प्रबंधन के साथ साथ आपदा पश्चात प्रबंधन भी करता है। यानी कि ये आपदा से के आने से पहले भी तैयारी करता है, और आपना आपदा के आने के बाद भी तैयारी करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो महासागर है उसको बहुत डिटेल में समझा, महासागरीय प्रदूषण को समझा, उसके समाधान को समझा, महासागर किस तरीके से अपना महत्व रखने के बावजूद एक आपदा भी कभी कभी साबित हो सकता है, हमने ये भी समझा। अब हम बात करते हैं महाद्वीप के बारे में, कि महाद्वीप क्या होता है। दोस्तों, पृथ्वी पर जो भूमि के बहुत बड़े बड़े खंड हैं, उन्हीं को हम महाद्वीप कहते हैं। तो पृथ्वी पर जो भूमि के बड़े निरंतर विस्तार हैं, यानी कि ऐसा विस्तार जहां पे भूमि एक दूसरे से कटी ना हो, तो इसको हम महाद्वीप कहते हैं। वर्तमान में आपको कुल 7 महाद्वीप देखने को मिलेंगे। हालांकि यूरोप और एशिया को मिला के अब बहुत सारे जो विद्वान हैं वो यूरेशिया नाम का एक महाद्वीप मानते हैं। लेकिन जो यूरेशिया है, इन दोनों की संस्कृति में काफी ज्यादा अंतर है। इस वजह से यूरोप और एशिया को अलग अलग महाद्वीप जो है हमने माना हुआ है। अब इस यूरोप और एशिया के संस्कृति में, इतिहास में बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि आप देखेंगे यूरोप जहाँ एक साम्राज्यवादी महाद्वीप के रूप में हमें देखने को मिलता है, वहीं एशिया जो है ये मुख्यतः एक उपनिवेश के रूप में रहा है। तो इस वजह से एशिया और यूरोप को अलग अलग महाद्वीप मानना ज्यादा तर्कसंगत प्रतीत होता है। तो कुल 7 महाद्वीप होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उसमें सबसे बड़ा है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिक है, फिर यूरोप है, और फिर सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इन 7 महाद्वीपों में से जो बसे हुए महाद्वीप हैं वो केवल आपको 5 देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एशिया, अफ्रीका, इन दोनों को मिला के अमेरिकी महाद्वीप, फिर उसके अलावा यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। अंटार्कटिक महाद्वीप पर आपको जो मानव का बसाव है वो नहीं देखने को मिलता है। आप ओलंपिक में देखेंगे कि 5 छल्ले इस तरीके से होते हैं। ये जो 5 छल्ले हैं दोस्तों, वो 5 छल्ले इन्हीं 5 बसे हुए महाद्वीपों को बताते हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिकी महाद्वीप, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। अब महाद्वीप से मिलता जुलता एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं द्वीप। द्वीप क्या होता है? द्वीप दोस्तों एक ऐसा भूखंड होता है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है। अगर हम दुनिया भर में सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो वो ग्रीनलैंड है, और भारत में तो आपको 1300 से भी ज्यादा द्वीप देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 सबसे प्रमुख द्वीप समूह आपको देखने को मिलेंगे। एक तो अंडमान एंड निकोबार है, दूसरा लक्षद्वीप है। जहां अंडमान निकोबार आपको देखने को मिलेगा कि बंगाल की खाड़ी में है, वहीं आपको जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में देखने को मिलेगा। तो इसके लोकेशन को भी आप मैप पे देख सकते हैं। ये दोनों ही सबसे बड़े द्वीप समूह हैं, और ये दोनों के दोनों हमारे देश के केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जिस तरीके से महासागर के महत्व को देखा था, उसी तरीके से हमें महाद्वीप भी काफी महत्व वाले प्रतीत होते हैं। जैसे अगर महाद्वीप नहीं हो तो मानव की सभ्यता विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि जो मानव जीवन का अधिकांश समय है वो महाद्वीपों पे ही व्यतीत होता है। जो जमीन है हम उसी पे अपना जो अधिकतर वक्त है वो गुजारते हैं। तो मानव सभ्यता, मानव संस्कृति और मानव के इतिहास के विकास का आधार है महाद्वीप। इसलिए महाद्वीप बहुत जरूरी है।
फिर उसके बाद जो हमारे जीवन के लिए कई आवश्यक संसाधन हैं, वो हमें महाद्वीप से मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे महाद्वीपों पर ही जल आपको देखने को मिलेगा, महाद्वीपों पर ही आपको जो है वो प्राकृतिक संसाधन देखने को मिलेंगे, महाद्वीपों पर ही आपको वन देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन हैं, वो आपको महाद्वीपों पे ही देखने को मिलते हैं। इसलिए महाद्वीप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा महाद्वीप जो है, वो अलग-अलग आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र है। जो कृषि हम करते हैं, वो महाद्वीपों के ऊपर ही करते हैं। जो हम उद्योग स्थापित करते हैं, वो भी महाद्वीपों के ऊपर ही स्थापित करते हैं। इस वजह से भी महाद्वीप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आप देखेंगे महाद्वीपों पर हमें अलग-अलग प्रकार के खनिज और अलग-अलग प्रकार के प्राकृतिक संसाधन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये समझने की कोशिश की कि जो महाद्वीप और महासागर हैं, ये हमारे पृथ्वी पर जो जीवन है, उस जीवन के लिए ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जहाँ एक तरफ जो महासागर है वो जलवायु को नियंत्रित करता है, वहीं महाद्वीप जो है वो हमारे संस्कृति के लिए, हमारे सभ्यता के विकास के लिए आधार प्रदान करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में मैं जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की वो आपको समझ में आई होगी। आज के सेशन से आप जो अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो लेके जा सकते हैं, वो ये कि महासागर किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, महाद्वीप कितने हैं और महाद्वीप किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो मैं आपसे बस ये गुज़ारिश करूँगा कि आप फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस ना करें, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पे ज़्यादा फ़ोकस करें। फैक्ट्स उस कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप जुड़ते चला जाएगा और फिर आप उस फैक्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद भी रख पाएँगे अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है तो। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और जाने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आया हो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।